पहले मैं तुम्हें गूगल क्लासरूम के बारे में बता देता हूँ। गूगल क्लासरूम में तुम लोगों ने देखा होगा कि ये इस तरीके से आ रहा होगा। गूगल क्लासरूम में तुमने ऐप डाउनलोड किया या साइट पे भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे ना तुम्हें 2-3 चीज़ें दिखेंगी। मैं इधर क्लास वर्क पे आता हूँ। देखो, एक तो मैंने यहाँ पे एक सिलेबस है ये पोस्ट किया है, तो इसमें तुम्हें केमिस्ट्री ऑनर्स और सब्सिडियरी का सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद ये जो टॉपिक हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो है। इसमें से मैंने एक एनसीईआरटी की जो बुक थी वो मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर रखी है, उसमें से तुम लोग पढ़ सकते हो। ये सिर्फ सेकंड चैप्टर की है, पूरी बुक नहीं है। और कल जो हम लोगों ने क्लास ली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसकी वीडियो और उसका जो पीपीटी है वो दोनों मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया था, तुम लोगों ने देख लिया होगा। अब बात आ जाती है असाइनमेंट पे। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट है ये मैंने दे रखा है। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ और तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो ये असाइनमेंट 1 दिख रहा होगा। इसमें मैंने पहले इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि 2 क्वेश्चन है, दोनों कंपलसरी हैं और दोनों क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, 10-10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तुम्हें जो मार्क्स हैं वो सही आंसर के नहीं मिलेंगे। अगर तुमने स्टेप्स गलत कर रखे हैं और आंसर तुम्हारा सही आ गया तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, मैं हर स्टेप चेक करूँगा, अगर स्टेप सारे सही हैं और उसके बाद आंसर तुम्हारा ठीक आया तो मैं कंसिडर करूँगा। कई बार होता है कि बच्चे इंटरनेट से आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है और सीधा आंसर लिख देते हैं, स्टेप्स नहीं पता, तो वैसे नहीं चलेगा। और ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसी के ऊपर 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.13 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको दोनों को करने की कोशिश करना। कल मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन कराए थे उसके जैसे ही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें से दे रखी हैं, एक दोनों में क्या निकालना है, तुम्हें मोलर मास निकालना है। कल जैसे मैंने कराया था एग्जैक्टली वैसा है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम एक काम कर सकते हो कि वो वापस वीडियो जाके देख सकते हो जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइड करा ही रखी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें क्या करना है इसके अंदर ठीक है, सबसे पहले एक प्लेन पेपर या नॉर्मल पेपर पे लेना और एकदम साफ़ सुथरा लिखना। ठीक है, कि मुझे जो फ़ोटो खींचोगे वो साफ़ सुथरी आए। फ़ोटो खींचने के बाद उसमें से देख लेना कि बाहर का सारा साइड है ना क्रॉप कर देना, जो कि सिर्फ पेपर और आंसर दिखे मुझे तुम्हारा। ठीक है, ऐसा मत करना कि कुछ उल्टा-सीधी चीज़ें वहाँ पे दिख रही हैं, मतलब तुम्हारा घर दिख रहा है, बेडशीट दिख रही है, ये सब चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। सिर्फ़ जो तुम्हारा आंसर है वही दिखना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर अपना नाम लिख देना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसके ऊपर जस्ट अपना एक नाम लिख देना। पिक्चर एकदम क्लीन होनी चाहिए और आस-पास का सराउंडिंग्स कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, और तुम्हें असाइनमेंट सबमिट करने के लिए 1 वीक दिया है, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक। कल फ्राइडे है, उसके नेक्स्ट फ्राइडे तक तुम ये सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और सबमिट कैसे करना है, आंसर एक कॉपी पे लिख लेना, उसकी फ़ोटो खींच लेना और दोनों फ़ोटो को एक किसी पीडीएफ में बना कन्वर्ट कर देना या फिर अ, उसको अपलोड कर देना डायरेक्ट फ़ोटोज़ को। ठीक है, तो कैसे भी अपलोड करोगे वो मुझे पता चल जाएगा। वहाँ पे कैसे करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में ना फ़ोन से चलाऊँगा, तो तुम लोग फ़ोन से यूज़ कर रहे होगे तो तुम वहाँ से मैं तुम्हें बता दूँगा कि फ़ोन से कैसे करना है। ठीक है, वो मैं क्लास के बाद करता हूँ। ठीक, तो फ़िलहाल ये 2 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। पहला ये अभी ट्रायल के लिए ही है कि तुम लोग कैसे करते हो। इसमें से 2-3 एमसीक्यू का भी आएगा, वो मैं 1-2 दिन में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब ये हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो कल या परसों में वो असाइनमेंट मिलेगा एमसीक्यू वाला। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। ठीक है, छोटे-मोटे क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होगा। बस वहीं पर तुम्हें क्लिक करना है कि ये सही है, ये ट्रू फॉल्स है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन चूज़ कर लेना और वही है। और प्लीज़ चीटिंग मत करना, ऑनेस्टली काम करना। मार्क्स कम आएँगे तो भी चलेगा, लेकिन चीटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आंसर्स किसी और को पोस्ट कर दिया और वो देख रहा है। ओके, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। बोले सर ये असाइनमेंट हम भेजे हैं। अच्छा, तुमने भेजा है? जी। 1 सेकंड में चेक करता हूँ। अ, हाँ, तुम्हारा आया हुआ है। तो तुमने सॉल्व कर लिया इसे? नहीं, एक ही दूसरा वाला के रखे, दूसरा वाला जा ही रहा था।
होगी। नहीं, उसे ट्राई करो। नहीं, वो बन चुका है। अच्छा, ओके, ये तुमने कैसे किया है? ये लैपटॉप में। लैपटॉप में किया है? जी। अच्छा, ठीक है, चलो अब मैं इसका सही आंसर है या नहीं वो मैं चेक करूँगा। स्टेप्स मुझे दिख रहे हैं। वैसे अच्छी बात है अगर तुम लैपटॉप से करोगे, लेकिन लैपटॉप में करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सीखने के लिए हाँ, दो बढ़िया है। घंटा हाँ, नहीं 2 सर, घंटा एक और लगेगा। किए हैं अच्छा, वो। क्या? एक और किए हैं वो, बाद में वो साइन नहीं हो रहा था। अच्छा, ओके, चलो कोई नहीं। मैं इसको चेक करूँगा, देखूँगा कि सही है या नहीं है। तुम लोग, बाकी सब लोग एक बार पेपर पे लिख के, उसको आंसर लिख के उसको सबमिट कर देना, ठीक है? तो इस तरह सही है सर? हाँ, इस तरह मुझे कैसे भी चल जाएगा, ठीक है? चलो, ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किया था, तो हमें पता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। मैं इसे जूम कर देता हूँ। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग डेल्टा पी लिखते हैं, हम लोगों को ऑलरेडी पता है। रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है? डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है? पार्शियल प्रेशर, सॉरी, वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, और ये क्या है? जितना कम हुआ है, ठीक है? कल मैं बता ही चुका हूँ तुम लोगों को सब, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसको वापस जाऊँगा नहीं। और ये जब हम लोगों ने फॉर्मूला सॉल्व किया था तो हमें पता चलता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ये सॉल्यूट है और उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये कल हम लोगों ने डिराइव किया था। फिर फर्दर हम लोगों ने काई बी लिया था, इसमें हम लोगों ने कंसिडर किया था कि एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बहुत ही ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू एन बी। तो हमारे पास एन ए प्लस एन बी था, जिसको हम लोगों ने डायरेक्टली बी को नेगलेक्ट करके सीधा एन ए लिख दिया था, ठीक है? और उसके बेसिस पे हमें ये फॉर्मूला मिल गया था। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास, तो ये बी था, तो ये होगा एन बी डिवाइडेड बाय एन ए। एन बी का क्या होगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू ए टू एम ए, ठीक है? तो ये बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, और ये हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ करते हैं? ये हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है? तो मोलर मास अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने एक सोल्यूशन दिया है और उसमें कौन सा सॉल्यूट डाला है, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। किससे? इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से पता चल जाएगा, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? पहले मैं वाटर लेता हूँ, 2 ग्लास लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने प्योर वाटर ले लिया, और एक दूसरा सेम ग्लास है, तो मैंने इसका प्रेशर मेजर कर लिया। फॉर एग्जांपल 1 बार आ गया, ये बहुत ज़्यादा इतना नहीं आता, फिर भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ 1 बार आ गया। उसके बाद फिर मैंने सॉल्ट या कोई कोई सा सॉल्ट डाल दिया, मुझे नहीं पता कौन सा सॉल्ट है, किसी ने मुझे मिला के दे दिया, ठीक है? तो फिर मैंने इसका देखा तो 1.1 बार आ गया, ठीक है? तो लोअर कितना हुआ? डेल्टा पी कितना आया? पी नॉट ए जो इसका था, रुको, लोअर होगा 0.9 ले लेते हैं इसे, ठीक है? तो पी नॉट ए माइनस पी ए आ जाएगा। पी नॉट ए पहले कितने था? 1 बार था, और अब कितना हो गया? 0.9 बार। दोनों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 बार लोअर हुआ है, ठीक है? और इसके बेसिस पे हम लोग, ये हम लोगों को मिल गया, ये हमें ऑलरेडी पता है 1 बार है, और ये हम लोग जो भी दे रखा होगा कितना ग्राम निकाला कितना नहीं निकाला, उसके बेसिस पे हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है? कल ये मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। किसी को अगर डाउट है तो, कल की क्लास से कोई डाउट है तो मुझे बताओ। है किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है। नहीं है, ठीक है, तो चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो आज हमें दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना, ठीक है? एलिवेशन का मतलब है कोई चीज़ ग्राउंड पे है, ठीक है, और उसके बाद वो ऊपर उठ गई, ठीक है? मतलब
उड़ने लग गई, ठीक है। तो इसका जो लैटिट्यूड है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, सॉरी ऑल्टीट्यूड इसका इंक्रीज़ हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि एलिवेट हो गया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एड्स में देखा है कि कोई बंदा मेडिटेशन कर रहा है और फिर वो सरफेस से उठ के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एलिवेट, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार बोला था कि कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके अंदर अगर इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं कोई इम्प्योरिटी डालता हूँ तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होता है, लेकिन साथ में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज के होने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये कैसे होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने से पहले एलिवेशन हमें समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, तो अब कितना हो जाएगा, 101 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 1 डिग्री का इंक्रीज़ हो गया। तो कभी भी इम्प्योरिटी अगर हम लोग डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड बॉयल हो रहा है। और बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बारे में मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन में बोलते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड बॉयल होने लग जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये तुम्हें याद ही होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने वाटर डाला और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे वेपर्स बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कंटेनर के ऊपर, तो कंटेनर पे ऊपर करते करते क्या होगा, वेपर्स इंक्रीज होंगे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो पहले ज़ीरो था, ज़ीरो से फिर 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, फिर 0.3 होगा, ऐसे करते करते इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1 atm, ठीक है। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर जो ऊपर जितनी भी गैस है वो कितना प्रेशर हमारे ऊपर लगाती है, 1 atm का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm। तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ग्लास को हीट कर रहा हूँ, मतलब सॉल्वेंट हीट हो रहा है, सॉल्वेंट हीट करने से वेपर्स इंक्रीज हो रहे हैं, वेपर इंक्रीज करने से वेपर के मॉलिक्यूल इंक्रीज होने से कोलाइड ज़्यादा करेंगे, तो वॉल के ऊपर प्रेशर वो क्या करेंगे, ज़्यादा लगाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे वेपर इंक्रीज होते रहेंगे, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, और ये कब बॉईल करेगा, जब ये 1 atm के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो कोई सा भी सॉल्वेंट अगर तुम उसे हीट कर रहे हो तो वो बॉईल तब होने लगेगा, जैसे ही वो बॉईल होगा तो तुम्हें अंदर से क्या दिखेंगे, बबल्स निकलने दिखेंगे, ठीक है। बॉइलिंग के साथ क्या होता है, हमेशा बबल्स निकलते हैं, ठीक है। एवेपोरेशन में कोई बबलिंग नहीं होती है, पानी तुम्हारा गिर गया तो वो अपने आप सूख जाता है, ठीक है। दैट इज एवेपोरेशन, दैट इज नॉट बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, जब उसके अंदर से बबल्स तुम्हें दिखते हैं कि बाहर निकल रहे हैं, दैट इज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग कब होता है, जब बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जस्ट 1 atm, तो जब इसके इक्वल हो जाएगा प्रेशर, वेपर प्रेशर, तो वो क्या हो जाएगा, बॉईल करना स्टार्ट करेगा, तो उसके अंदर से बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, किसी भी चीज़ को हीट करते जाओगे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 75 डिग्री सेल्सियस आ गया, जिस पे मेरे पास एल्कोहल है, इथेनॉल है, उसको वो क्या करने लग जाता है, बॉईल करने लग जाता है, ठीक है। क्यों बॉईल करने लग जाता है, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 atm के। पहले कम टेम्परेचर था तो उसका वेपर प्रेशर कम था, जैसे जैसे हम लोगों ने इंक्रीज़ करते गए उसका वेपर प्रेशर और इंक्रीज़ होता गया। एक टेम्परेचर आया 75 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, 1 atm के। और 1 atm क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस होता है।
ये बल्क फिनोमेना होता है और वो सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन सरफेस पे ही होगा, पानी पड़ा हुआ है तो वो क्या होता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा। लेकिन काफ़ी सारा पानी है तो सिर्फ सरफेस का पानी इवेपोरेट होगा, अंदर का पानी नहीं होगा। लेकिन कोई और है जिसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है, तो अंदर के मॉलिक्यूल भी क्या करने लगेंगे, इवेपोरेट करते करते ऊपर आने लगेंगे, मतलब बॉईल करेंगे, बबल्स निकलेंगे, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहा है, उनके पास भी टेम्परेचर कितना हो गया, बहुत ज़्यादा आ गया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, और वो क्या हो रहा है, लिक्विड फेज से किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, गैस फेज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और वो बॉइल्स बबल्स की तरह फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बल्क, बल्क मतलब अंदर का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी तुम्हारे पास बॉल है तो ये उसके बाहर का जो भी सरफेस है वो, उसको हम लोग सरफेस बोलेंगे, आउटर सरफेस, और ये जो अंदर की चीज़ है जो तुम्हें विजिबल नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क। ठीक है, तो जब बॉइलिंग होती है तो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं अंदर से भी एज वेल एज बाहर से भी। ठीक है, और साथ में क्या निकलते हैं, बहुत सारे बबल्स निकलते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग ऑलवेज अकर इन ओपन फ्लास्क। बॉइलिंग कहाँ होगी, ओपन फ्लास्क में होगी। और बॉइलिंग कभी भी नो लिक्विड बॉइल्स इन अ क्लोज कंटेनर। अब मैं उसका मतलब बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड है, ठीक है, तो हम लोगों ने बोला बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, 1 atm के इक्वल हो जाए। 1 atm क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो इसका एटमॉस्फेयर क्या है, इसके बाहर की जो सराउंडिंग है ये इसका क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है, 1 atm है। तो जैसे ही वेपर बढ़ेंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो गया, 1 atm हो गया, और ये बॉईल करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरा केस ले लूँ कि मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, ऊपर से मैंने क्या लगा दिया, लिड लगा दी। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया। अब बंद करने से क्या हुआ, इसके पास एटमॉस्फेयर है नहीं, क्योंकि अब ये जो लिक्विड है वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो बाहर का प्रेशर होगा, आउटर प्रेशर, मतलब इसका एटमॉस्फेयर है नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसका आउटर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो ये जो गैस, ये जो लिक्विड है वो, उसके वेपर्स बनते जाएंगे, उसका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन लिक्विड बॉईल नहीं होगा। लिक्विड हमेशा कब बॉईल होता है, जब ओपन फ्लास्क होता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है। और अगर वो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है तो जैसे ही पॉइंट पे वो 1 atm होता है, 1 atm पे क्या है, हमारी जो भी गैस है वो, जो भी सारी गैसेस क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो 1 atm पे गैस एग्जिस्ट करती है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोग हीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या हो गया, 1 atm हो गया, तो ये बॉईल कर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको मैंने ऊपर लिड लगा दिया, उसको बंद कर दिया, कोई ढक्कन लगा दिया, तो अब एटमॉस्फेयर से उसका कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल ख़त्म हो गया तो मतलब अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो भी जाता है, अंदर का प्रेशर 1 atm हो भी जाता है, लेकिन तब भी वो क्या करेगा, बॉईल नहीं करेगा, क्योंकि वो खुला नहीं है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। आई होप इट इज़ गेटिंग क्लियर। कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट इधर? नहीं, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर तुम प्रेशर कुकर लेते हो, लेट मी ड्रॉ प्रेशर कुकर जैसे भी बना है, ठीक है, तो ये विसल विसल है, तो ये क्या होता है, बंद होता है, तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना वो कभी बॉईल नहीं करता, वो प्रेशर इंक्रीज होता है, एक टाइम आता है जब ये प्रेशर, ये विसल कंटेन नहीं कर पाती, तो फिर इसमें से क्या हो जाता है, सारी भाप निकल जाती है, मतलब गैस उसमें से निकल जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम खोलते हो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि वो बॉईल कर रहा है, तो तुम बोलोगे कि नहीं, जब हम लोग कुकर खोलते हैं तो वो दिखता है कि वो पानी बॉईल हो रहा है। क्यों दिखता है, जैसे ही तुमने इसका ढक्कन खोला वैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आ गया। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आ गया, वो क्या होगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, और उसको दिखेगा कि 1 atm है, उसी टाइम वो बॉईल करने लगेगा। तो कुकर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर बॉइलिंग तभी होती है जब वो उससे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, या यहाँ पे अगर छोटा सा भी होल है, ठीक है, तो वो क्या करने लग जाएगा, बॉईल करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, पूरा उसको आइसोलेट कर रखा है, उसको अच्छे से बंद कर रखा है, तो उसके अंदर जो पानी होगा वो कभी बॉईल नहीं करेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गई है
कि बॉइलिंग तभी होती है जब वो इंटरनल प्रेशर या वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, 1 एटीएम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी चीज़ बताता हूँ। चलो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर से एक रिलेशनशिप है, प्रॉपर रिलेशनशिप है, क्योंकि हमें पता है कि बॉइलिंग कब होगी, वो तभी होगी जब वो 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगा, मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब इसका एटमॉस्फेयर हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एट लोअर प्रेशर, जब प्रेशर इक्वल है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये लिक्विड है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से हीट कर रहा हूँ, बर्नर लगा दिया मैंने। अब बर्नर क्या करेगा, इसको गर्म करेगा, गर्म करेगा तो मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, एवापोरेट होते जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है। एक दूसरा मैंने ले लिया, एक दूसरा मैंने कंटेनर ले लिया, उसको मैं साइमल्टेनियसली इवेपोरेट कर रहा हूँ। तो इसके भी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, और इवेपोरेट होके ये भी क्या करेंगे, प्रेशर लेंगे। अब दोनों में डिफरेंस है, ये क्या है, इसका जो मैंने प्रेशर लिया है वो बाहर का प्रेशर वो 1 एटीएम है, और इसका मैं ले लेता हूँ 0.8 एटीएम। ठीक है, मतलब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर कम कर दिया। अब प्रेशर कम ज़्यादा कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक माउंटेन है, कंसिडर स्नो है, और यहाँ पे तुम बैठे हो। ठीक है, और एक बंदा है जो यहाँ पे ग्राउंड पे है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, ये एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। ऊपर इतनी सारी गैसेस हैं, वो क्या करेंगे, उनका वेट होता है, और वो वेट यहाँ पे प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम गैस है तो वो कम प्रेशर लगाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, क्योंकि गैस ज़्यादा है, इतना डिस्टेंस पे गैसेस और हैं, तो गैसेस ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेंगे, प्रेशर ज़्यादा लगेंगे, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि प्रेशर 1 एटीएम होता है। तो जब भी हम लोग ऊपर जाते हैं, किसी भी माउंटेन या हिली एरिया पे जाते हैं, तो वेपर प्रेशर, सॉरी, प्रेशर, गैस का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने इतना सारा, इसको डिलीट कैसे करूँ, हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं एक बार ग्राउंड पे था और एक बार एक हाई एल्टीट्यूड पे था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वाटर को बॉईल कर रहा हूँ, वाटर को बॉईल कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटीएम है, वो कितना है, 0.8 एटीएम। और ये नीचे क्या था, प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, तो प्रेशर क्या होगा, 1 एटीएम होगा। तो यहाँ पे मैं बॉईल कर रहा हूँ ये वाला, और यहाँ पे बॉईल कर रहा हूँ ये वाला। तो कौन सा जल्दी बॉईल होगा, तो हम लोग देखते हैं। पहले इनका वेपर प्रेशर क्या था, ज़ीरो था, तो ज़ीरो से 0.1 जाएगा, 0.2 जाएगा, 0.3 जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हीट करते जाएंगे, एक टेम्परेचर आएगा जब वो 180 हो जाएगा प्रेशर, और वो बॉईल कर जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ज़ीरो था, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे करते करते वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.8 एटीएम। ठीक है, जीरो जैसे ही वो 0.8 एटीएम हुआ, वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड्स में बॉइलिंग क्या हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। कोई भी पानी क्या होता है, जल्दी बॉईल करने लग जाता है। क्यों बॉईल करने लग जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, और उसको कम टेम्परेचर चाहिए उस प्रेशर के इक्वल होने के लिए। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे 0.9, फिर 1.0, इतना एक्स्ट्रा हीट करना है, और एक्स्ट्रा हीट करना है तो मतलब एक्स्ट्रा टेम्परेचर लगेगा, हीट ज़्यादा लगेगी। तो इसको क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा इसको हीट करने में, ज़्यादा टाइम के साथ ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा इसको हीट करने में। तो जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो भी मैंने स्टैंडर्ड लिया वही रहेगा। तो जैसे वाटर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, और 0.8 के इक्वल होने के लिए उसे कम टेम्परेचर चाहिए होगा, कम टेम्परेचर पे 0.8 हो जाएगा। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ 98 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहाड़ों पे या हिली एरिया पे कम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री पे है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के, जो गैस का प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस लगा रही है। ठीक है, तो अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं,
प्रेशर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा तुम उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा वो बॉईल करता जाएगा, और जितना कम उसका ऊपर प्रेशर करोगे उतनी जल्दी वो क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर प्रेशर पे अगर प्रेशर तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर प्रेशर तुमने इंक्रीज़ कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर से, लेकिन प्रेशर का क्या रिलेशन है वो हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, एक छोटा सा पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि जिससे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा कि जब हम लोग हिली एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे पानी जल्दी बॉईल हो जाता है, ठीक है। क्यों जल्दी जल्दी बॉईल हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कम है, तो कम टेम्परेचर चाहिए होगा उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए। एनी डाउट सो फार? किसी को डाउट है तो बता दो, इस कॉन्सेप्ट को मुझे फिर से बताना है तो जल्दी बताओ। ओके नहीं है तो लेट्स मूव फर्दर। तो इसमें मैंने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल प्रेशर के, क्लियर। तो प्रेशर इंक्रीज़ किया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, एट हाई एल्टीट्यूड्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। कुछ भी चीज़ तुम इवेपोरेट करने की कोशिश करोगे, बॉईल करने की कोशिश करोगे, हायर एल्टीट्यूड से बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है जो मैंने आगे डिस्कस किया है। तो ये दूसरा है, एट हायर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट टेक्स मच मोर टाइम टू कुक फूड एट माउंटेन्स, ठीक है। तो अगर घूमने के लिए अगर तुम हिली एरियाज़ पे जाते हो तो वहाँ पे खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि नीचे से खाना मतलब स्पाइसेस वगैरह ये सब ऊपर लेके आना बहुत मुश्किल होता है, तो एक्सपेंसिव तो खाना होता ही है, साथ में वो अच्छे से कुक भी नहीं होता, ठीक है। तो वो आधा आधा पका हुआ खाना जनरली देते हैं। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो माउंटेन्स पे है। अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अनदर फॉर्म अनदर वेरिएशन, वाई प्रेशर कुकर आर मस्ट एट हाई एल्टीट्यूड। अगर तुम्हें माउंटेन पे खाना बनाना है तो प्रेशर कुकर में ही बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम जो कुछ भी चीज़ अगर तुम बॉईल कर रहे हो तो तुमने नॉर्मली बॉईल कर लिया विदाउट लिड लगाए या बिना प्रेशर कुकर के, वो काम ऊपर जाके प्रेशर कुकर के साथ ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी जगह जो हाई एल्टीट्यूड्स पे होती है वहाँ पे प्रेशर कुकर यूज़ करना ही पड़ता है, अदरवाइज खाना बनता ही नहीं है प्रॉपरली। तो क्या रीज़न है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक यूटेंसिल लिया और उसके अंदर 4 आलू डाल दिए, मतलब आलू डाल दिए, ठीक है। और मैं पानी डाल दिया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बॉईल कर रहा हूँ, हीट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 15 मिनट लगते हैं इसको कुक करने के लिए। कहाँ पे, एट सी लेवल, ग्राउंड लेवल या यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, ठीक है। मैं बस टाइम को एज्यूम कर रहा हूँ। और फिर मैंने वही 4 आलू को, मतलब दूसरे 4 आलू को हाई एल्टीट्यूड पे मैंने उसको बॉईल करने की कोशिश करी, तो उसको लग जाते 25 मिनट कुक होने के लिए, कम्प्लीटली कुक होने के लिए। तो पहली चीज़ यहाँ से ये हमें पता चल रही है कि दोनों में सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। दोनों का सॉल्वेंट है वाटर, आप बनाना भूल गया, हो गया, ठीक है। तो दोनों का सॉल्वेंट वाटर है, और हमें पता है कि सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो मैं मान लेता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का सी लेवल पे, और यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ 98 डिग्री सेल्सियस है। तो बॉईल कौन सा जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाता है बॉईल, क्योंकि हमें पता है कि 0.8 एटीएम अचीव करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 1 एटीएम अचीव करना। तो ये बॉईल तो देर में हो रहा है, ठीक है। मतलब इस फॉर एग्जांपल इसको बॉईल करने में 2 मिनट और इसको बॉईल करने में हमें 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो पानी को बॉईल यहाँ पे जल्दी हो जाता है, लेकिन खाना फिर भी देर में बन रहा है, मतलब खाना बहुत देर में कुक हो पा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो वाटर क्या है, वाटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो हीट किसको दे रहा है, वो आलू को दे रहा है, ठीक है।
तो जितनी ज़्यादा हीट वाटर के पास होगी उतना ज़्यादा वो एनर्जी किसको दे पाएगा, आलू को दे पाएगा, और आलू जल्दी से फ्राई फ्राई नहीं मतलब बॉईल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस में मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, हीट एनर्जी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा एनर्जी देगा किसको, पोटैटोज़ को। तो पोटैटोज़ क्या होंगे, वो जल्दी फ्राई हो, सॉरी जल्दी बॉईल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जो हम लोग वाटर का अटेन कर पा रहे हैं वो कितना है, 98 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इसके कंपैरिजन में तो क्या है कि कम ही है। ठीक है, कम एनर्जी है, तो कम एनर्जी है तो हमें ज़्यादा देर तक उसे पकाना पड़ेगा, सो दैट पोटैटोज को ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल पाए, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी किस में, ज़्यादा टाइम में, हमें ज़्यादा देर तक उसे पकाना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए जब हम लोग हिली स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, मैगी अगर तुम बनाने की कोशिश करो तो मैगी को बनाने में भी बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो हिली एरियाज पे पानी जल्दी बॉईल कर जाता है, लेकिन जब वो बॉईल करता है उसका टेम्परेचर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो कम एनर्जी देगा तुम्हारे फूड को। फूड को अगर वो कम एनर्जी दे रहा है तो क्या होगा, फूड को कम एनर्जी मिल रही है, मतलब वो ज़्यादा टाइम लगाएगा कुक होने में, क्योंकि कुक तो दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक है, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों हाई एल्टीट्यूड्स पे खाने बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। और अब यहाँ पे ये प्रेशर कुकर क्या कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर कुकर। कोई डाउट सो फार? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो फिर मैं रेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकर खाने को बहुत जल्दी बना देता है। क्यों बना देता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये क्या है, क्लोज सिस्टम है, मतलब पूरा अच्छे से क्या हो रखा है, बंद हो रखा है। तो जो वाटर इसके अंदर डालेंगे वो तो बॉईल करेगा नहीं। वाटर बॉईल करने पे क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट कर होने पे क्या होता है, सिस्टम को छोड़ के वो गैस एनवायरनमेंट में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वाटर को बंद कर दिया है। ठीक है, और हमें पता है क्लोज सिस्टम में जब वो एटमॉस्फेयर से लिंक नहीं है तो नो बॉइलिंग, बॉयल तो होगा ही नहीं। बॉयल होगा तो इवेपोरेट करेगा, मतलब प्रॉपरली इवेपोरेट भी नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़े बहुत वेपर्स होंगे। तो जितना हम लोग हीट करते जाएंगे वाटर क्या होते जाएगा, उतना हीट होता जाएगा, क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है। तो उसका टेम्परेचर हम लोग वाटर को मैक्सिमम कितने देर तक, मतलब कितने टेम्परेचर तक बॉईल कर सकते हैं। कोई भी तुम कोई भी पैन लो, उसमें वाटर डालो और उसके अंदर थर्मामीटर डालो। ठीक है, तुम उसको बॉईल करते रहोगे, थर्मामीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के बाद ये जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और वेपर्स क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या गया, वेपर्स को तुमने रोक लिया है। वेपर्स को रोक लिया है, तुम उसको एस्केप होने नहीं दे रहे हो। एस्केप नहीं होने दे रहे हो तो उसमें क्या होगा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो 100 हुआ, फिर 110 होगा, फिर 120 होगा, 130 होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर बॉईल ही नहीं कर रहा है, तो वाटर वेपर्स को जाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। जगह नहीं मिल रही है तो वो क्या होता जाएगा, हीट होता जाएगा, हीट होता जाएगा। तो टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आई कंसिडर 150 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। अब 150 डिग्री पे वो ज़्यादा एनर्जी देगा पोटैटोज़ को, और पोटैटो क्या होंगे, 2 मिनट में, 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल 15 उधर लिया तो 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कुकर क्या करता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, वाटर को बॉईल नहीं होने देता क्योंकि क्लोज सिस्टम है। और टेम्परेचर क्या होता जाता है, वाटर का इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि ओपन सिस्टम में हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही ले सकते हैं, और वाटर को फर्दर हीट नहीं कर सकते। तो उसको क्या किया हम लोगों ने, क्लोज किया। क्लोज करने पे वेपर्स बाहर एस्केप नहीं हो रहे, तो उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी किसको प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर जो खाना है। और इस तरीके से खाना क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। ठीक है, सो प्रेशर कुकर वॉज अ रेवोल्यूशन। जब खाने बनाने में मुश्किल होता था तो जैसे ही प्रेशर कुकर आया था तो एक रेवोल्यूशन आ गया था। खाना इतनी जल्दी बन जाता था कि लोगों का मोस्टली खाना ख़राब ही हो जाता था। उनको आदत थी 25-30 मिनट तक बनाने की, और वो 5 मिनट में खाना बन रहा है, 5 या 10 मिनट में। तो वो 25-30 मिनट तक पकाते थे और फिर देखते थे कि खाना तो ख़राब हो गया। तो
प्रेशर कुकर वॉज अ रेवोल्यूशन एट दैट टाइम, जब वो उस टाइम आया था। और ये क्या होता है, बहुत जल्दी खाना बना पाता है, हम लोग का टाइम बहुत जल्दी सेव करता है। तो इट्स अ साइंस जिसने क्या किया, बहुत हमारा टाइम सेव कर लिया। और अब आजकल हर घर में प्रेशर कुकर अवेलेबल होता है। ओके, सो कोई भी ऐसा चीज़ जिसको बनाने में टाइम लग रहा है, बेटर टू मेक इट इन प्रेशर कुकर। ओके, सो मूविंग फर्दर, अब ये तुम्हारे पास जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। वेयर इट टेक्स लेसर टाइम टू बॉयल मिल्क एंड वेयर इट टेक्स लेसर टाइम टू प्रिपेयर खीर एट सी लेवल और हाई एल्टीट्यूड। तो तुम्हें दे रखा है, एक सी लेवल दे रखा है जहाँ पे प्रेशर कितना है, 1 एटीएम है, और एक हाई एल्टीट्यूड दे रखा है जिसमें मैं कंसिडर करता हूँ 0.88 एटीएम है एट माउंटेन, सम माउंटेन कंसिडर कर लिया मैंने। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वाटर सॉरी मिल्क को बॉईल करना है। ठीक है, तो दोनों केसेस में मैंने मिल्क ले लिया। ठीक है, और मुझे क्या करना है, सिर्फ देखना है कि कौन सा मिल्क जल्दी बॉईल कर जाता है। तो हमें पता है कि प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो सी लेवल पे मिल्क को बॉईल करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो वेर इट टेक लेसर टाइम, तो माउंटेन पे कम टाइम में जो मिल्क है वो बॉईल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें उससे खीर बनानी होगी तो वो नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट करना है, और उसके अंदर जो भी चावल वगैरह है उसको क्या करना है, तुम्हें अच्छे से कुक करना है। तो कुकिंग कब कहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती है, सी लेवल पे, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग अटेन कर सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं, तो फूड को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और फूड जल्दी क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें खीर बनानी है तो वो सी लेवल पे ज़्यादा जल्दी बन जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ कोई भी चीज़ बॉईल करनी है तो वो माउंटेन में जल्दी बॉईल हो जाएगी, क्योंकि कम टेम्परेचर पे वो बॉईल हो जाता है। ठीक है, सो देर इज़ वन मोर कॉमन फिनोमेना, ये तो हो गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। ठीक, तो इस चीज़ की एप्लीकेशन क्या है, देर इज़ अ कॉमन tool or instrument which we call vacuum evaporator। ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं बॉइलिंग अंडर वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम में हमें अगर बॉइलिंग करनी है तो क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे केमिस्ट्री में हम लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ड्यूरिंग रिसर्च या नॉर्मल एमएससी लैब्स में क्या होता है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, आरबी ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, आरबी है और उसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, और साथ में तुम्हारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, दूसरे कलर से यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे कोई तुम्हारा कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये सॉल्वेंट है जिसको तुम एवापोरेट करना चाहते हो। तो अब तुम चाहते हो कि ये सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाए और ये मुझे कंपाउंड आराम से मिल जाए, तो तुम क्या करोगे, इसको हीट करोगे। और इसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो 150 डिग्री सेल्सियस पे तुम इसको हीट करते रहोगे, ऑलमोस्ट 1 घंटे में ये एवापोरेट हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम चाहते हो कि तुम्हारा टाइम बच जाए। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, चलो मैं पहला कंसिडर करता हूँ कि तुम्हें अपना टाइम बचाना है, कि इसको तुम्हें करना है कि जल्दी हो जाए। तो जल्दी कब होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जब प्रेशर कम है। तो अगर मैं इसका प्रेशर कम कर दूं तो ये जल्दी बॉईल हो जाएगा और जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और मुझे ये जो सॉल्ट नीचे पड़ा हुआ है या कोई भी कंपाउंड पड़ा है जल्दी मिल जाएगा। तो अब मुझे टाइम बचाने के लिए अब मैं माउंटेन पे तो जाऊंगा नहीं, कि माउंटेन पे चलते हैं वहाँ पे प्रेशर कम होगा और वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको 10 दिन तक मैं लेके माउंटेन पे चढ़ाई करूंगा नहीं, सिर्फ इसको इवेपोरेट करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मशीन्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम, रोटा वेपर बोलते हैं हम लोग बेसिकली उसे। ठीक है, तो रोटा वेपर क्या करता है, वो रोटेट करता है। ठीक है, ताकि हीट प्रॉपरली सब जगह पहुंचे, और उस साथ में उसकी क्या जुड़ा होता है, वैक्यूम जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से बीच में हम लोग एक चीज़ लगाते हैं, पाइप लगा दिया, और ये जुड़ा हुआ है वैक्यूम से। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम
फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे वैक्यूम क्लीनर तुमने सबसे सिंपल पढ़ा होगा, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, घर की सफाई करता है। कैसे, वो उसमें से एयर, ये क्या करते हैं, यहाँ से एयर खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है, यहाँ से एयर बाहर निकालता रहता है। तो जितनी भी एयर है वो सारी यहाँ से निकलती जा रही है। अब जैसे एयर इसमें, तो ये तो पूरा क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर जितनी एयर होगी वही निकलेगी। तो यहाँ से जितनी भी एयर है वो निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। सिंस प्रेशर कम है तो गैस एक्सपैंड भी करेगी, एक्सपैंड भी करती जा रही है और वो बाहर निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका एटमॉस्फेयर क्या है, ये वैक्यूम है। और वैक्यूम का प्रेशर कितना हो सकता है, मैं मिनिमम कंसिडर कर लेता हूँ 0.5 ATM, ठीक है। वैक्यूम की वजह से प्रेशर कितना बन गया, 0.5 ATM बन गया। 0.5 ATM बन गया तो ऑब्वियसली प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका ये एटमॉस्फेयर है क्योंकि इसको मैंने इधर से अटैच किया, और ये प्रेशर कम करता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। गैस का प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन की, कितनी गैस अंदर है। जितनी ज़्यादा गैस अंदर होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका प्रेशर होगा। हाँ, तो अंदर जितनी गैस होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ये क्या करता है, गैस को खींचता जाता है, खींचता जाता है, अंदर से गैस कम होती जाती है और उसका प्रेशर कम होता जाता है। तो इसका एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, इसका एटमॉस्फेयर ये है वैक्यूम। वैक्यूम का प्रेशर कितना है, वो 0.5 ATM मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। तो 0.5 ATM मेंटेन कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो कम टेम्परेचर पे, जो एक चीज़ जो 150 डिग्री पे इवेपोरेट हो पा रही थी, और मैं अगर यहाँ पे पानी रखूँ और पानी से हीट करूँ तो वो उतना हीट भी नहीं हो पाएगा। तो अब वो क्या होगा, कंसिडर कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो इवेपोरेट हो रही है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि और जल्दी हो, तो मैं प्रेशर वैक्यूम क्या करूँगा, अच्छी क्वालिटी का लगाऊंगा जो इससे कम प्रेशर कर दे, ठीक है। तो 0.1 ATM कर देगा, तो यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो गया, एटमॉस्फेयर कम हो गया, तो यहाँ से और इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होता जाएगा, होता जाएगा, और ये जो लिक्विड है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम इवेपोरेशन, ठीक है। कोई भी लिक्विड को अगर हम लोग को जल्दी इवेपोरेट करना है या उसको जल्दी बॉईल करना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको वैक्यूम से अटैच कर देते हैं। वैक्यूम क्या करता है, वो सारी गैस लेता जाता है, कम करता जाता है अंदर से गैस। तो एटमॉस्फेयर क्या बन गया, वैक्यूम बन गया। वैक्यूम क्या कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, और कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमें हीटिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। हीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाएगा, हीटिंग के बाद ही इवापोरेट होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया है क्योंकि ये हम लोग MSc वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी को, हेलो हेलो, किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। किसी को डाउट है या ये कॉन्सेप्ट फिर से बताना तो मुझे जल्दी बताओ। ठीक है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी क्या थी, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा कब, जब हम लोग इम्प्योरिटी डालेंगे। तो पहली चीज़ हम लोग अभी तक जस्टिफाई करते हुए आ रहे हैं कि इम्प्योरिटी हमेशा वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, 1 ATM के। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा जो एटमॉस्फेयर है ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है तो वो खुला हुआ है, तो बाहर का एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होगा, 1 ATM के इक्वल होगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटी डालने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो पहले जो एक 0.1 ATM प्रेशर था, अब वो कम होकर 0.0 ATM हो जाएगा प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो उसे ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा 1 ATM तक पहुंचने के लिए। कैसे लगेगा, लेट्स सी, ठीक। तो ये एक ग्राफ बनाया है और मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि ये तुम्हें समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है वेपर प्रेशर, और यहाँ पे मैंने ले लिया टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले ये ब्लू लाइन देखते हैं, ये ब्लू लाइन क्या है, प्योर सॉल्वेंट की है, ठीक है। तो तुमने प्योर सॉल्वेंट लिया है और उसको तुम क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो।
तो हीट करते करते क्या होगा कि पहले मैं कंसिडर करता हूँ कि तुम यहाँ पे हो इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि टेम्परेचर तुम्हारा ये है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होता है, हमें पता है पानी तो हर टेम्परेचर पे इवेपोरेट करता है, तो उसका मैं कंसिडर कर लेता हूँ 0.5 उसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे मैं उसको हीट करता जाऊँगा, टेम्परेचर के आगे मूव करता जाऊँगा, वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इस पॉइंट पे ये हो जाएगा, फिर ये इंक्रीज हो जाएगा, देखो प्रेशर क्या होता जाएगा इंक्रीज करता जा रहा है, और इंक्रीज कर रहा हूँ तो वो प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। फिर क्या आएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर ही मैंने लिया, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर है वो कितना पहुंच जाएगा, 1 एटीएम के इक्वल पहुंच जाएगा। अब वेपर प्रेशर 1 एटीएम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 एटीएम है, तो इस पॉइंट पे आके वो क्या करने लग जाएगा, बॉयल हो जाएगा, ठीक। वाटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बॉयल हो रहा है, और ये जिस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मैं डिलीट कर दूँ इन सबको तो ये क्या है, प्योर वाटर का, प्योर वाटर या सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने किससे डिनोट किया है, टी नॉट बी से, ठीक है। तो जैसे याद था कि पी नॉट ए हम लोग लेते थे, ठीक है, याद होगा ना, पी नॉट ए हम लोग लेते थे, ठीक है। पी नॉट ए क्या था कि वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, ये नॉट क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्योर। तो यहाँ पे भी मैंने नॉट यूज किया है, ठीक है। और ये बी क्या स्टैंड कर रहा है ये यहाँ पे बी क्या स्टैंड कर रहा है, बी स्टैंड कर रहा है बॉइलिंग को दिखा रहा है, ठीक है। ये नहीं ए बी का बात नहीं है यहाँ पे, स्मॉल कैपिटल है कैपिटल भी नहीं लिखा है, बी का मतलब है बॉइलिंग, ठीक है, ठीक है। एक हम लोग टी एफ यूज करेंगे, मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट है, ओके। तो ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये वाला जो टेम्परेचर है इसको मैं बोलूँगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दूसरे वाटर लिया और वाटर के अंदर कोई सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। वाटर है बहुत सारा और उसके अंदर मैंने सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। सॉल्ट इंट्रोड्यूस करने पे अगर वो यहाँ पे था तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हमें पता है इम्प्योरिटी वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देती, कल ही मैंने बताया था, ठीक है। कल हम 2 क्लासेस से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है। तो एवापोरेशन या बॉइलिंग क्या होता है, सरफेस से होता है, ठीक है। तो पहले अगर प्योर सॉल्वेंट था तो ये सारे सॉल्वेंट सरफेस पे थे, तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया था जहाँ से वो बॉईल करते। लेकिन जब मैंने दूसरा केस लिया जहाँ पे मैंने सॉल्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया उसके अंदर, तो कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे और कुछ मॉलिक्यूल सॉल्ट के थे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल सॉल्ट के थे वो उन्होंने क्या कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और स्पेस घेर लिया और ब्लॉक कर दिया। अब एवेपोरेशन यहाँ से होगा नहीं क्योंकि सॉल्ट तो खुद एवेपोरेट होता नहीं है, तो वो यहाँ से एवेपोरेट होगा, यहाँ से होगा, तो उसे कम जगह मिल रही है, कम सरफेस एरिया, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे कम मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे और यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे, क्योंकि एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतनी जल्दी वो एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। एक ग्लास में तुम पानी लोगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा एवेपोरेट होने के लिए, लेकिन अगर वो पानी तुम फेंक दोगे तो सारी तरफ फैल जाएगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ओके, नेवर माइंड। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया, और इस पॉइंट पे मैंने सॉल्ट डाला तो ये दूसरा सोल्यूशन बन गया, ये सोल्यूशन की लाइन है। तो टेम्परेचर मैं सेम लेता हूँ, तो पहले मैंने यहाँ पे लिया था और टेम्परेचर ये है, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है पी नॉट ए हमेशा ज़्यादा होता है देन पी सोल्यूशन से, कम होगा। अब क्या करेंगे, वेपर प्रेशर कम है तो इसका यहाँ पे मैंने लिया था 0.5, इसको मैं ले लेता हूँ 0.3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे ये इंक्रीज़ होता जाएगा, तो ये और इंक्रीज़ हुआ है और इंक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ हुआ। अब सिंस वेपर प्रेशर कम था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब वो 1 एटीएम को जाके छू लेगा, ठीक है।
इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर 180 एम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 एम, तो ये यहाँ पे पहुँच के क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा। ओके, और जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर वेपर प्रेशर डालते हैं तो अगर इम्प्योरिटी डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कम वेपर प्रेशर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.3 से 1 पे जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। ठीक है, जबकि 0.5 से 1 पे जाने के लिए हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर मैंने 75 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसको 75 से काफ़ी ज़्यादा डाल देना पड़ेगा, तब जाके वो 0.5 पे पहले पहुँचेगा। उसके बाद जब वो 0.5 पे जाएगा तब उसको 75 डिग्री सेल्सियस मिलेगा वो करने के लिए। ठीक है, तो हमें जब भी हम लोग सोल्यूशन लेते हैं अगर उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, क्लियर नहीं है तो जल्दी मुझे बताओ। क्वेश्चन है। हेलो। हाँ सर, क्वेश्चन है। हाँ, बोल रहे हैं जैसे कल सर आप बताए थे कि वो सॉल्यूट जो है बस नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तो इसमें भी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल ही होना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि तुमने क्या बोला है, एक सेकंड फिर से बोलो। हाँ सर, बोल रहे हैं कि सर जैसे रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ पेपर से सर ने बताए थे हाँ हाँ कि सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, हाँ तो हाँ, इसमें भी होना चाहिए नॉन वोलेटाइल या? नहीं इसमें कोई सा भी चलेगा, इम्प्योरिटी कोई सी सही भी सर तुम ने। डालोगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही होगा। ठीक है, जैसे तुमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया और उसके अंदर अल्कोहल डाल दिया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों ज़्यादा टेम्परेचर पे हो गए। लेकिन अगर वो एजियोटोप बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल और वाटर एजियोटोप बनाता है, और एजियोटोप क्या होते हैं, वो एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो एक मिक्स पॉइंट पे क्या हो जाता है, लाइक उसका बॉइलिंग पॉइंट 85 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, वो कुछ एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, एजिटोप एक प्रॉपर मिक्सचर होते हैं, चलो वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये सोल्यूशन किसी भी टाइप के हो सकते हैं। कोई और डाउट? किसी और को कोई डाउट है? सर इसका टेम्परेचर जो है वो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का इंक्रीज होगा क्या? अ, नहीं नहीं, हम लोग देखो, बॉयल क्या कौन करेगा, बॉयल तो करेगा लिक्विड। ठीक है, तो बॉयल कौन करेगा, सॉल्वेंट करेगा। हाँ ठीक है, तो सल्यूट तो इवेपोरेट करेगा नहीं, क्योंकि सल्यूट क्या है यहाँ जी। पे, और इस पॉइंट पे नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ये एप्लीकेबल है दोनों के लिए, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सॉल्वेंट की बात। ठीक है, सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे, ऑल दो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का इंक्रीज होगा। समझ में आया या फिर से बताऊँ? जैसे अभी आपने बताया कि अगर वाटर और अल्कोहल लेते हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होता है। हाँ। तो समझ गया सर। यहाँ पे हम लोग देख जी रहे हैं सॉल्वेंट को। ठीक है, ये जो है ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन में एक क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन सा होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, और दूसरा है सॉल्यूट का। और यहाँ पे मैं जो ये ग्राफ दिखा रहा हूँ वो किसका दिखा रहा हूँ, सॉल्वेंट का दिखा रहा हूँ। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है, क्योंकि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो मेनली सॉल्वेंट की वजह से होगा। ठीक है, तो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें नॉन वॉलेटाइल से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो, जैसे मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया और उसमें 0.1 ml, या चलो 10 ml ले लेते हैं, 1000 ये हो गया 1000 ml, और 10 ml मैंने इसके अंदर एल्कोहल डाल दिया। ठीक है, तो अब देखो एल्कोहल क्या है, कम अमाउंट में है, ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये क्या है, सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा एवेपोरेट करेगा, ऑब्वियसली वाटर ज़्यादा एवेपोरेट करेगा, तो पहले कौन एवेपोरेट करेगा, वाटर एवेपोरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो सरफेस पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो ये है वो क्या है, उसके बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या बन रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन बन रहा है। अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, बाहर भी मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे। ठीक है, लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो मेजरली किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से। लेकिन डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग H2 का भी प्रेशर होगा और अल्कोहल का भी प्रेशर होगा, लेकिन H2 का प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इवेपोरेट कर पाएगा। ओके, एनी अदर?
किसी और को कोई डाउट है? ठीक है, डाउट हो तो मुझे बीच में पूछ लेना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट का हो गया। ठीक है, और ये किसका हो गया, सोल्यूशन का। ठीक है, तो डेल्टा टी बी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग, इसको हम लोग बोलेंगे एलिवेशन, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि क्या होगा, ये ज़्यादा है तो टी बी माइनस टी नॉट बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों को माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी। क्लियर, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सो इम्प्योरिटी हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं, इम्प्योरिटी इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। कोई भी इम्प्योरिटी अगर डालोगे सोल्यूशन जब भी बनाओगे तो वो सॉल्वेंट से उसका ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरा है डेल्टा टी बी इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बस हो गया। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोगों को पता है, ये हो गया टी बी माइनस टी नॉट बी हो गया। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो डेल्टा टी बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। एम क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी। ठीक है, मोलल बोलते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और मोलैरिटी को क्या बोलते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो डेल्टा टी बी जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल रहा है कि डेल्टा टी बी जितना इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। और यहाँ पे हम लोग कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और मोलर क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलैलिटी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको इक्वल टू लिखूंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और इसको मैंने ले लिया के। ठीक है, ये के बी क्या है, के बी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक कांस्टेंट है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा क्या है, क्योंकि ये मोलैलिटी भी है यहाँ पे तो इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी बी, मोलल को मैंने 1 ले लिया। ठीक है, तो के बी किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी बी के। ठीक है, तो ये एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एबिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है। ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में तुम्हें कोई सा भी दिया जा सकता है और फिर तुम्हें मुश्किल होगी पता करने के लिए कि ये क्या दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रख लेना इसे। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को यहाँ पे जनरली हम लोग क्या लेते हैं, और सॉल्यूट को हम लोगों ने क्या ले रखा है, p। ठीक है, ये याद रखना कि हम लोग बाइनरी के बारे में बात करें, बाइनरी सोल्यूशंस के बारे में। बाइनरी मतलब बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें 1 और 0 ही होता है, तो 2 ही डिजिट्स होते हैं, किस कोई भी 2 चीज़ हम लोग बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, उसी के बारे में बात करें। अगर तुम्हारे बहुत सारे सॉल्वेंट है तो उसके लिए ये जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है ना, कोई एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, उनके जो फॉर्मूलाज होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग करते नहीं हैं, हमें सिंपल करना होता है। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, जो कि केजी में होना चाहिए। अब क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें सॉल्वेंट का जो मास होगा वो ग्राम्स में ही दे रखा होगा, तो इसको मैंने केजी को ग्राम में करूँगा तो क्या होगा, 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक। तो ये तुम्हें क्या दे रखा होगा, ग्राम में दे रखा होगा, ग्राम को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोलर ले रहा हो। तो ग्राम को केजी में करोगे तो उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से अगर डिवाइड किया तो वो ऊपर जाके ऊपर 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 1000 लिख लिया है, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि हम लोग 1000 लिखते हैं। यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि वो ग्राम में होना चाहिए, और अगर वो केजी में है तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर वो ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड कर लेना, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास डब्ल्यू भी हो गया, मोलर मास एम भी हो गया, और ये W। तो ये मोलैलिटी के फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैं क्या करूँगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा।
तो डेल्टा टी भी किसके इक्वल हो जाएगा, के बी इंटू ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरा ये फॉर्मूला आ गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी एम बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया और तो कुछ नहीं है ना। तो इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, मोलैलिटी जो भी है ये सब तुम आराम से निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें मोलैलिटी निकालनी आती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने की जगह आई वुड सजेस्ट कि इस फॉर्मूले को यूज़ करना और उसको अपने आप मोलैलिटी के सॉल्व कर लेना। तो ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ना ये जो 1000 का जो चीज़ लगाया हुआ, डिजिट लगाया हुआ, ये बहुत कंफ्यूज कर देगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ये ग्राम में लेना है, ये तो ग्राम में दे ही रखा होगा। ठीक है, तो तब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि के बी की यूनिट क्या होगी, के बी क्या है, डेल्टा टी वी बाय एम है, तो डेल्टा टी बी टेम्परेचर है तो ये केल्विन हो जाएगा, और एम क्या है, केल्विन पर मोलर। ठीक है, और मोलर क्या होता है, मोल पर केजी होता है, और इसका -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ के बी क्या है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं, बस तुम्हें क्या करना है, इसको यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड करके इनकी रेस्पेक्टिव यूनिट्स लिखोगे और ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कोई डाउट?